10 साल सर्व किया उस वक्त पोजीशन और प्रमोशंस इसी तरह से होते थे कि आप 10 साल के बाद मेजर बनते हैं। अच्छा। तो एक दिन अगर मैं और सर्व करती तो मेरे नाम के साथ मेजर लग जाता। तो मैम क्या रीजन था कि आप एक दिन भी वेट नहीं कर सके? कि जिंदगी एक बैटलफील्ड है, क्राइसिस हर जगह है। ठीक है। बी द सोल्जर टू विन एवरी बैटलफील्ड। आज के जमाने में जहाँ पर टीचर नहीं है, और जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ती जा रही है हर साल, तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन एक प्रिविलेज क्लास के लिए टूल बन गया है और लाइक नॉर्मल बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता? प्राइवेट स्कूल में पढ़ना क्यों है? सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं, इतने काबिल शिक्षक हैं, बल्कि जो शिक्षक सरकारी स्कूल में सेलेक्ट नहीं हो पाता वो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं और चीजें चेंज हो रही है, तो हमें कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे फाइनेंस की ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। अगर आपको मौका मिलता कि आप एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो कि जो चेंजेस ला सकता है स्टूडेंट्स में, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होता है आपके हिसाब से? अगर मुझे मौका मिले कि मैं एक नया सब्जेक्ट ला सकूं तो मैं लाऊंगी सिटीजनशिप स्टडीज। शिक्षा एक विनम्रता का प्रतीक है, शिक्षक एक ज्ञान का प्रतीक है। तो मुझे अगर शिक्षा लेनी है तो हाथ विनम्रता से उसके सामने खुले हों कि मुझे शिक्षा दीजिए, और वो सम्मान शिक्षक का शिक्षक को दिया जाए। अगर आपको स्कूल लाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? बेस्ट टाइम। नमस्कार दोस्तों, तो आपका द मुकुल डागर शो में स्वागत है। तो आज के टाइम पे क्लासरूम एक बैटलफील्ड बन चुकी है। बच्चे काफी स्ट्रेस्ड हैं, पेरेंट्स काफी कंफ्यूज्ड हैं और टीचर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और इसी क्रम में अगर कोई आर्मी बैकग्राउंड से स्कूल की कमान संभाल ले तो वो क्लासरूम को एक विजनरी बना सकता है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनीशा भारद्वाज, जो एक आर्मी वेटरन भी है और एट अ टाइम पे वो एक प्रिंसिपल हैं डीपीएस गाजियाबाद की। तो मैम आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल। तो मैम आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज अ आर्मी वेटरन, आप शेयर करना चाहोगे हमारी ऑडियंस के साथ? मैं सबको ये कहती हूँ कि मेरे ब्लड का कलर ऑलिव ग्रीन है। मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि आर्मी ने जब लेडी ऑफिसर्स की एंट्री स्टार्ट करी थी, आई एम फ्रॉम दैट फर्स्ट वेरी पायनियर बैच एंड आई सर्व्ड आर्मी फॉर 10 years। 10 साल में मैंने आर्मी को सर्व किया और मैंने अपने खून का रंग लाल से हरा कर लिया। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्मी में आपका? शब्द शायद कम पड़ जाएंगे अगर मैं उस एक्सपीरियंस को डिक्टेट करूं या बताऊं सबको। बस एक लाइन में ये कहना चाहती हूँ कि बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, दैट विल बी डन टू द बेस्ट पॉसिबल वे। बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, मैं जितना जमीन में बैठ के एंजॉय कर लूंगी उतना शायद द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट पोजीशन जो मुझे मिले मैं उसमें भी उतना ही एंजॉय करूंगी। आई एम एवरीबॉडीज फ्रेंड येट वेरी फर्म सोल्जर। कैप्टन डॉक्टर दिनीशा भारद्वाज सिंह इज विद यू। ओके, सो आप कैप्टन थे। तो मैम जैसे आपने उस टाइम पे एंट्री ली, तो आपकी एंट्री लेवल किस पोजीशन पे थी? जब मैंने स्टार्ट किया तब सेकंड लेफ्टिनेंट फर्स्ट पोजीशन हुआ करती थी। ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी प्रमोशन होती है सेकंड लेफ्टिनेंट टू लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट टू कैप्टन। मैंने 10 साल सर्व किया उस वक्त। पोजीशन और प्रमोशंस इसी तरह से होते थे कि आप 10 साल के बाद मेजर बनते हैं। अच्छा। तो एक दिन अगर मैं और सर्व करती तो मेरे नाम के साथ मेजर लग जाता। तो मैम क्या रीजन था कि आप एक दिन भी वेट नहीं कर सके? मैं नहीं, शायद इंडियन आर्मी ने वेट नहीं किया उस वक्त। अच्छा। क्योंकि आर्मी ने बहुत जोश से लेडी ऑफिसर्स की एंट्री स्टार्ट की थी और वो जोश 5 साल के लिए था। उसके बाद 5 साल बाद एक्सटेंड हुआ। ठीक है। और उसके बाद पता नहीं किस चीज का इंतजार था कि वो इंतजार रहा और 1 साल तक इंतजार रहा। 1 साल बाद इंडियन आर्मी ने 10 साल से 14 साल एंट्री किया था और वो लोग लकी थे जिन्होंने मेरे से 1 साल बाद ज्वाइन किया था। ठीक है। तो उनको 13 साल का सर्विंग पीरियड मिला और उनको लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक मिला। अच्छा, तो मैम ये भी तो होता है ना कि शायद वीआरएस 14 साल में मिलता है।
नहीं, यहाँ कोई वीआरएस जैसा था ही नहीं, ये एक अच्छा। नई चीज थी। ठीक है। आर्मी की एक नई एंट्री थी, आर्मी के हिसाब से नई पॉलिसीज थी। और उसमें पहले 5 साल, फिर 5 साल, फिर गुड नाइट। और हम जैसे कि बहुत बच्चे थे, आर्मी ज्वाइन करने से पहले पढ़ाई कर रहे थे, अचानक ऐसा हुआ जैसे एयरलिफ्टिंग हुई एंड हम क्लाउड 9 पर थे, हम 10 साल उड़े। अच्छा। और उसके बाद हमें कहा कि जंप कर लो, पैराशूट जहां खुल जाए वहां उतर जाना। ठीक है। तो मैम, जैसा कि आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं जी, तो लीडरशिप क्वालिटी बैटलफील्ड में भी जरूरी है और वो स्कूल में भी जरूरी है। तो आपके हिसाब से कहाँ पे ज्यादा मुश्किल है वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाना, बैटलफील्ड में या स्कूल में? वेल, इसको मैं इस तरह से आंसर करना चाहूंगी कि जिंदगी भी एक बैटलफील्ड है। अच्छा। और बैटलफील्ड तो बैटलफील्ड है ही। मैंने अभी एक टेडेक्स में पार्टिसिपेट किया था आईआईटी खड़गपुर में, और वो मेरा टॉपिक भी इसी प्रकार से था कुछ। तो वहां से मैं एक लाइन पिकअप करना चाहूंगी, वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, कि जिंदगी एक बैटलफील्ड है, क्राइसिस हर जगह है। ठीक है। बी द सोल्जर टू विन एवरी बैटलफील्ड। वो लीडरशिप जो वॉरफील्ड से आती है वो आपको हर जगह के लिए तैयार करती है, और जिंदगी की हर जंग जीतने के लिए आपको इतना काबिल बना देती है कि आप हर नए दिन नई जीत के हिस्सेदार बनते हैं। मैम, काफी लाइक कहते हैं ना कि गहरी बात आपने बोल दी है। तो मैम, जैसे कि आपको लगता नहीं कि जो लीडरशिप क्वालिटी के लिए जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो टीचर्स और प्रिंसिपल के लिए भी जरूरी होनी चाहिए, ताकि वो एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सके स्कूल की कंटेक्स्ट में? मिलिट्री ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो एक तरह से जैसे सोने के आभूषण बनाए जाते हैं ना। अच्छा। आपको तपा के कुंदन बनाया जाता है और उसके बाद आपको आभूषण में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको तपा के कुंदन बना देती है। अच्छा। और कई देशों में है भी, सिंगापुर में है, कोरिया में है, यूके में भी है। तो आप अगर मिलिट्री ट्रेनिंग कर लेते हैं, कितने पीरियड के लिए किस देश में होना चाहिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर सकती है, कंट्री लीडरशिप डिसाइड कर सकती है। पर अगर हो जाए हर व्यक्ति के लिए, खाली टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए नहीं, खाली स्कूल मैनेजर्स के लिए नहीं, सभी के लिए अगर हो जाए तो शायद हम आपस में एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीजें आसान कर देंगे। ठीक है। तो आपको कहना है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अलावा आप ये चाहते हो कि सबके लिए अवेलेबल होने, सबके लिए हो जाए। अगर आपको इस देश में कोई ऐसा पद संभालना है जो जीवन के लिए और उस देश की के सिटीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो मैम, जो आपने 10 साल में अपना एक्सपीरियंस गैदर किया सर्विस में, तो वो कैसे आपकी हेल्प कर रहा है स्कूल के कंटेक्स्ट में? हर तरह से, जैसा मैंने कहा कि रोज का जीवन एक जंग है, और किस तरह की समस्याएं आती हैं, बता के नहीं आती कभी भी समस्याएं। तो कोई एग्जांपल दोगे आप इसके कंटेक्स्ट में? एज अ प्रिंसिपल तो मतलब हर रोज हम कोई ना कोई और कई बार चीजें समझते हैं, देखते हैं। कहीं पेरेंट्स की समस्या है, कहीं बच्चों की समस्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है। मैं उस चीज को यहाँ समस्या बोल रही हूँ, आप लोग या फिर जो दर्शक हैं वो नहीं समझ पाएंगे, पर उन सब का शांत रह के शांतिपूर्वक ढंग से विजयी दिखने के रूप में, और एक स्कूल की अपनी बच्चों की, शिक्षकों की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को लेके अगर रिजल्ट निकालना है, तो वो जंग जीतने के लिए बहुत बड़ा धैर्य और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और वो सारी लीडरशिप वहीं काम आती है। अच्छा। कॉन्फ्लिक्ट फ्री विजयी नेतृत्व। तो मैम, इसी क्रम में ना मेरे लाइक माइंड में एक सवाल आ रहा है जी, कि जब हम टीचर्स की ड्यूटी देखते हैं ना, तो पेरेंट्स एकदम से ये बोल देते हैं कि टीचर ही तो है, पढ़ानी तो है बच्चों को, इसके अलावा करना क्या है। 2 बजे तक बच्चों को रखते हैं और फिर इनको घर भेज देते हैं। पर मुझे लगता है जिस हिसाब से आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे काफी ज्यादा है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? जो सोचते हैं उनका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि वो वही सोचते हैं जो उन्होंने देखा है। अच्छा। आइसबर्ग जिसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग, yes. जितना हमें दिखता है हम वही समझते हैं। जिस रूप में दुनिया को हम देख पाते हैं, हम उसी को दुनिया समझते हैं। तो मैं उनको कोई दोषी करार नहीं दूंगी कि वो ऐसा क्यों समझते हैं, पर यह है कि
होराइजन वाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। आज के जमाने में जहाँ पर टीचर नहीं है, उसको मैं एक टर्म देती हूँ सब टीचर्स को, और मैं बहुत तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ सब टीचर्स को एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, कि आज की तारीख में अगर कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसे हम अगर सही में नोबल कह सकते हैं और चैलेंजेस के चलने के बावजूद वो बच्चों से जुड़े रहते हैं, तो वो स्कूल के टीचर्स हैं। और जहां मैं टिप ऑफ आइसबर्ग की बात कर रही हूँ, एक टर्म मैं यूज करती हूँ, टीचर लीडर्स। हम हर लेवल पे स्कूल के टीचर्स से उम्मीद करते हैं पढ़ाएं अच्छा, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है, तो बच्चे को कुछ भी ना कहें जिससे कि बच्चा परेशान हो। ठीक है। हमारे जमाने में तो पिटाई भी होती थी, तो पिटाई तो छोड़ दीजिए, बात भी नहीं कर सकते, बच्चे को डांट नहीं सकते। आप अपने बच्चे को बिना डांटे उसको ग्रूम नहीं कर पाते, लेकिन शिक्षक को करना है। उसके अलावा शिक्षक के पास बहुत सारे और काम है, जिसकी अगर मैं अनलिस्टिंग करूंगी तो आपका पॉडकास्ट ऐसे ही निकल जाएगा। अच्छा। पर यह है कि टीचर्स सब चीजें इस तरह से देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में पढ़ाई से लेकर होलिस्टिक डेवलपमेंट तक, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, हैंडलिंग पेरेंट्स, हैंडलिंग स्टूडेंट्स, हैंडलिंग अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, ऑल इज डन बाय टीचर्स। एंड अगर पेरेंट्स ऐसा समझते हैं तो इस पॉडकास्ट के जरिए मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार मुझे लगता है कुछ ऐसा मुहिम शुरू करते हैं कि हर पेरेंट एक दिन स्कूल में अपने बच्चे के टीचर की जिंदगी जिए। शायद हम कुछ विचारधारा को बदल पाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई लीडरशिप क्वालिटी की, कि कैसे आर्मी का बैकग्राउंड मैम की हेल्प कर रहा है सब कुछ मेंटेन करने में स्कूल के कंटेक्स्ट में। तो मैम से अब करेंगे कुछ तीखे सवाल। मैम, आज के टाइम पे हम हर जगह देखते हैं, और एक मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी देखी थी, कोई गुड़गांव का कोई स्कूल था, मुझे नाम नहीं पता, और जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ती जा रही है हर साल, तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन एक प्रिविलेज क्लास के लिए टूल बन गया है, और लाइक नॉर्मल बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता? प्राइवेट स्कूल में पढ़ना क्यों है? सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं, इतने काबिल शिक्षक हैं, बल्कि जो शिक्षक सरकारी स्कूल में सेलेक्ट नहीं हो पाता वो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है, तो पढ़ना क्यों प्राइवेट स्कूल में? पहला सवाल मेरा आपके सवाल के ऊपर, आपने कहा तीखे सवाल तो तीखा जवाब। इसके बाद बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं या पढ़ पाते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं। चाय घर में भी बना लेते हैं, कितने की पड़ती होगी? चाय बाहर टपरी पे भी मिलती है, कितने की पड़ती होगी? और चाय 5 स्टार में भी मिलती है, कितने की पड़ती होगी? आपका टेस्ट में कहीं फर्क नहीं होगा, आपकी शायद घर की सबसे अच्छी होती होगी। तो उसी हिसाब से शिक्षा भी है। आपको अगर 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहिए, 5 स्टार एम्बियंस चाहिए, तो आप पे करिए, क्योंकि महंगाई, समाज में पैसे की कीमत, सब चीज तो बदल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इलीगल काम हो रहा है कि अगर प्राइवेट स्कूल खुला है, पूरी संस्था, पूरा शिक्षण संस्थान, देश सब इजाजत दे रहे हैं ना, और सारे लीगल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही स्कूल खुल रहे हैं। तो मेरी मर्जी है, मैं अगर चाहूं तो मैं सरकारी स्कूल में जाऊं, और मेरी मर्जी है कि मैं चाहूं तो प्राइवेट स्कूल में जाऊं। सक्सेस रेट सरकारी स्कूल के बच्चों का भी आपके सामने है। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों ने किस तरह से यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर किया है। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपने आप को किस लेवल के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल। मैं एयर कंडीशन रूम में भी रह के पढ़ सकती हूँ, मैं मोमबत्ती जला के अंधेरे में भी पढ़ सकती हूँ। मेरा हार्ड वर्क है, मेरी अफोर्डेबिलिटी है, मैं कर सकती हूँ, मैं अफोर्ड करूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं अफोर्ड ना करूँ। हम अपने कष्टों के लिए या अपने आराम के लिए दूसरे पे सवाल क्यों करते हैं? बिल्कुल। तो मैं, जैसा कि आपने बताया, बट एजुकेशन हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, जिसको हम कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। और जब भी कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है, वो सबसे पहले एक लैंड एक्वायर करता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट उसको कुछ पर्टिकुलर सब्सिडीज देते हैं कि अब आप यहाँ पे स्कूल खोलिए, बट उसमें वो एक लिमिटेशंस लगा देती हैं कि आपको ये पर्टिकुलर इतने बच्चे आप फ्री में पढ़ाओगे, और हम अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हैं या बाई चांस कुछ हम और अदर प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो आपको फीस पे एक हाइक पे वो लगा देते हैं ना, कि एक लिमिटेशंस लगा देते हैं। जी। बट मुझे नहीं लगता कि आजकल जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो स्कूल इन सब चीजों को फॉलो अप कर रहे होंगे।
तो आपको क्या विचार है इस पे? स्कूल सब फॉलो अप करते हैं, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन गला पकड़ लेती है। स्कूल सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, जितनी सुविधाएं देते हैं उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। और फिर मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता, क्योंकि जो वो आपको जो सुविधाएं दे रहे हैं वो भी पैसे से आ रही हैं। अगर मुझे सुविधा चाहिए मैं उसको खरीदूं, नहीं चाहिए तो ना खरीदूं। शिक्षा तो हर जगह है, शिक्षा तो सस्ते स्कूल में भी है, सरकारी स्कूल में भी है, प्राइवेट स्कूल में भी है, सबसे महंगे स्कूल में भी है, देश में भी है, विदेश में भी है। जो मेरी जेब में है मैं उसको खरीद लूं, मैं मेहनत करके वहां पहुंच जाऊं जहां मैं परिवर्तन ला सकूं। बिल्कुल। बट मैम, जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूल में तो यू शुड गो टू लाइक गवर्नमेंट स्कूल, एनी स्कूल। हाँ, एनी स्कूल, लाइक प्राइवेट के अलावा तो फिर गवर्नमेंट ही हमारे पास प्राइवेट में बहुत कम पैसे में है। बट जब हम कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो एजुकेशन लेवल का जो एक है ना, इंटेलेक्ट लेवल का जो बच्चों में फर्क है वो बहुत ज्यादा है, कि एक दिन है तो एक रात है। तो आपको नहीं लगता कि हमें प्राइवेट स्कूल पे ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाने से ज्यादा हमें गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा। आयरनिकल बात ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों? प्राइवेट स्कूल की टीचर की तनख्वाह उतनी नहीं होगी जितनी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर की है, या जो फैसिलिटीज हैं वो उनको नहीं मिलती हैं प्राइवेट स्कूल में। जो काम का कंपैरिजन है, समय का कंपैरिजन है, वो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में फर्क है। तो कहीं ना कहीं हमें अंकुश लगाने की जगह ओनरशिप लेनी होगी। बिल्कुल। हर व्यक्ति को जो सरकारी स्कूल चलाने में और सरकारी स्कूल को गवर्न करने में काम कर रहा है, उनके पास भी यार्डस्टिक होनी चाहिए। आज अब हम देखते हैं दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए हैं, शिक्षक की तनख्वाह अच्छी है, तो क्यों ना हम उनसे भी वो एक्सपेक्टेशन रखें कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट लेके आए उन और फिर हमें एक चीज और मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगी अभिभावकों से भी। जैसा कि मैंने देखा गया है, कुछ सरकारी स्कूल के शिक्षक मेरे संपर्क में हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस सही दिशा में ना होकर कुछ ऐसी होती हैं कि हम गवर्न कर रहे हैं। उन शिक्षा एक विनम्रता का प्रतीक है, शिक्षक एक ज्ञान का प्रतीक है। तो मुझे अगर शिक्षा लेनी है तो हाथ विनम्रता से उसके सामने खुले हों कि मुझे शिक्षा दीजिए, और वो सम्मान शिक्षक का शिक्षक को दिया जाए। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते एक प्रण शिक्षक का भी हो कि मुझे जो करना है वो मुझे कोई कहे तब मैं करूं, नहीं, वो मैं खुद उसकी जिम्मेवारी ले लूं। गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों को शायद कुछ ऐसा, मुझे लगता है, एक ऐसी टनल में से निकलने की जरूरत है, या तो शिक्षकों को या फिर प्रक्रिया चलाने वालों को। कोई मुझे कमी नहीं दिखती, फिर ये सवाल क्यों? एम्बियंस भी है, क्वालिफाइड शिक्षक भी हैं, ट्रेंड भी हैं, तो हम परिवर्तन खुद ही ला सकते हैं। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। लेट एवरी एजुकेटर बी द चेंज। आई थिंक ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। फिर बस इतना फर्क रह जाएगा कि मुझे एसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ना है या मुझे नॉन एसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ना है। बिल्कुल। तो मैम, ये ना मुझे लगता है कि सोसाइटल नॉर्म बन चुका है कि हर कोई सरकारी टीचर तो बनना चाहता है, बट सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता बच्चा। तो जो देखने में, जैसे आप बता रहे हो कि जो टीचर की जॉब है वो एक जॉब नहीं है, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेके आती है बच्चों के साथ। तो जैसा कि आपने बताया कि हमें उसमें चेंज लाने की जरूरत, अपने इंटेलेक्ट में सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। सोचने का नजरिया शिक्षक को भी बदलना पड़ेगा, सोचने का जरिया अभिभावक को भी बदलना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट स्कूल के परिवेक्ष्य में बात कर रही हूँ। सोचने का नजरिया संस्था और सरकार को भी कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। बात अंत सम्मान से होती है, शुरुआत भी सम्मान से हो। शिक्षक को शिक्षक का सम्मान मिले, अभिभावक को अभिभावक का स्थान मिले, और अभिभावक की जिम्मेवारियां, स्टूडेंट की जिम्मेवारियां और शिक्षक की जिम्मेवारियां हर आदमी अपने लेवल पे संभाले। कोई कारण नहीं है कि जो परिवर्तन और जो सवाल हम आज उठा रहे हैं वो जवाब के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैम ने काफी बड़ी बात बोली है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मैम से बिल्कुल खुल के वो चीजें पूछ रहा हूँ जो पेरेंट्स के माइंड में रहती हैं कि भाई फीस हाइक ज्यादा रहती है प्राइवेट स्कूल्स की। तो मैम ने रीजन बताया कि क्यों है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज। तो मैम, आजकल है ना एक काफी ज्यादा न्यूज में चीज चल रही है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो पर्टिकुलर जो पॉलिसी है ये डॉक्यूमेंट्स में तो रह के नहीं रह जाएगी,
कंफ्यूजन किसको है? समाज को, शिक्षकों को तो नहीं है। नहीं है? अच्छा। नहीं, हमें सबको पता है क्या हो रहा है। हम्म। कोई भी चीज आती है परिवर्तन के रूप में, परिवर्तन में समय लगता है। ठीक है। धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है और धीरे धीरे सारी चीजें NCF 2023 के साथ, NEP 2020 के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और वो परिवर्तन आ रहा है, अपनी स्पीड से आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों को उसी हिसाब से आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है। जो ये सवाल है, इसका जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद हम कुछ आर्टिकल्स पेरेंट्स के लिए लिखें या फिर कुछ पेरेंट्स को हम ऐसा शिक्षा दें, ज्ञान दें कि ये क्या है। तो ये जो ये सवाल है कि कागजों में रह जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अदरवाइज ग्राउंड पर ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ये बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये स्कूल्स में क्या चेंजेस लाना चाहती है, थोड़ा सा आप बताओगे इसमें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको हम NEP कहते न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहने लगे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो ये चेंजेस लाना चाहती है, वो ये चाहती है कि ज्ञान तो मिले लेकिन ज्ञान के साथ हमारे अंदर प्रैक्टिकलिटी भी आए, हमारे अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हम बच्चे के अंदर ला सकें। ये एक सार बता रही हूं मैं। तो इस सार के एक जितने स्टेप हम पीछे हटते जाएंगे उतने स्टेप पर हमें ये पता चलता जाएगा कि इसको लाने के लिए हमें क्या क्या करना है। हमारे टीचर्स को ट्रेन करना है, हम इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपैरिजन हम देखते हैं उसको हमें स्टडी करना है। बच्चों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज लानी है जिससे कि वो और एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर सकें, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर सकें। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि लोग इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि रोट लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मैं कहती हूँ रोट लर्निंग नहीं है, वो ज्ञान है, वो बेसिक नॉलेज है। नॉलेज पहले लेंगे फिर एक्सपीरियंस आएगा। नॉलेज को रोट लर्निंग कह के समाप्त ना कर दीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस होना और एक्सपर्टीज लाना बहुत जरूरी है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी तरह से अप्लाई की जा रही है और बच्चों में आप परिवर्तन भी देखेंगे। ठीक है। तो मैम, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेके आए हैं, आपने बताया कि इसमें मेन फोकस है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए। बट मैम, आज भी स्कूल्स में जितने भी मेजर स्कूल्स हैं या आप गवर्नमेंट स्कूल्स को लगा लो, उसमें आज भी वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ये मैथ्स एंड, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं और चीजें चेंज हो रही है, तो हमें कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे फाइनेंस की ज्ञान होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि और एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया करके हम देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। तो मैम, ये तो हमें लगता है कि जब हम ग्राउंड से बातें करें, जब हम स्कूल लेवल से ये चीजें सिखाएंगे, तभी तो आगे जाके वो चीज हो पाएगी। तो आपको नहीं लगता कि ये चीजें करनी चाहिए स्कूल्स में? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और मेरा जवाब इसकी प्रैक्टिकलिटी में आएगा आपके सामने। सर, आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में बांट रही हूँ। पहले कि ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पहले पढ़ते थे वो क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, वो नहीं पढ़ाए जाने चाहिए या फिर हमें कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। तो देखिए, अगर मुझे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है तो मुझे उधर ही अपना एंगल करके चलना होगा। मैं साउथ या वेस्ट में टर्न नहीं हो सकती। यही सब्जेक्ट आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, क्योंकि हम करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना। इसमें हमें अपने आप को डाइकोटोमिकल थॉट्स में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे करियर ओरिएंटेड बने और करियर्स यही चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं और इनसे ये ऑप्शन निकलती है, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कुछ गलत नहीं है। जब हम करियर्स को ज्वाइन करने की ऑप्शन बदल देंगे तो फिर ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाना भी बंद हो जाएंगे। तो पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल का जवाब कि हमें फाइनेंशियल नॉलेज, मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें भी पढ़ाई जानी चाहिए। तो ऐसा हो रहा है। जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये इंटर्नशिप्स पे बात करती है, ये रिसर्च पे बात करती है, ये एनालिसिस पे बात करती है और इसके चलते सभी स्कूल इसका ओनर्स लेते हुए चल रहे हैं और ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। ठीक है। फाइनेंशियल नॉलेज भी दी जाती है बच्चों को, बूट कैंप्स भी होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, उनको प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है कि किस तरह से छोटे छोटे लेवल पे आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकें और इंटर्नशिप्स की ऑप्शंस भी है बच्चों के पास। और ये सब प्रोफाइल बिल्डिंग के रूप में सामने आ रहा है कि आपने अपने स्टूडेंट लाइफ के प्रोफाइल में क्या क्या किया, तो वो सब हो रहा है। ठीक है। तो मैम, अगर आपको मौका मिलता कि आप एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो कि जो चेंजेस ला सकता है स्टूडेंट्स में, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होता है आपके हिसाब से? अगर मुझे मौका मिले कि मैं एक नया सब्जेक्ट ला सकूं तो मैं लाऊंगी सिटीजनशिप स्टडीज। ओके।
तो हम वही भारतीय विदेश जाते हैं तो हम बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। हम ही भारतीय विदेश जाते हैं तो हमें अचानक अपने देश से प्यार होने लगता है या कुछ को नहीं भी होता। तो दो बातें कि मैं अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनूं, मुझे अपने देश की सफाई से लेकर संप्रभुता तक सबका सम्मान बनाना है, मुझे अपना सम्मान बनाना है, मुझे अपने रिश्तों का सम्मान बनाना है, मुझे अपने देश के पुराने कल्चर जिसको हम कहते हैं कि आउटडेटेड है उसका सम्मान साथ लेके खड़े होना है और फिर विश्व में खड़ा होना है, कहना है मेरी तरफ देखो, अगर मेरे बराबर खड़े हो सकते हो तो आ जाओ, ना कि मैं आपके बराबर खड़े होने के लायक हूँ। तो मैं सिटीजनशिप स्टडीज और देश का सम्मान अपने पुराने कल्चर को सामने ज्ञान के रूप में और अपने रिश्तों के सम्मान के रूप में एक सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, बट मैम आपको ये नहीं लगता कि जो भी आपने बातें बोली कि बाहर हम जाते हैं तो हमारा देश की तरफ प्रेम आ जाता है और हम ज्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं, ये चीजें खुद के अंदर से आती हैं। एग्जैक्टली इसको कोई पढ़ा नहीं सकता। देखिए, खुद के अंदर से आती हैं, नहीं आती तो हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि खुद के अंदर से नहीं आ रही। इसीलिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा आपने इस सवाल में से सवाल निकाला कि हम अपने बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को चाहते हैं एज पेरेंट्स, लेकिन उसके लिए हम हर चीज के लिए स्कूल को देखते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, वी आर पेइंग। या जब वो पेइंग की बात आ रही है तो कल हमारे बच्चे भी आपके सामने, हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे आपने पे किया था तो लीजिए, दिस इज द पेमेंट रिटर्न, लीव मी एंड रिलीव मी फ्रॉम द बर्डन यू हैव डन ऑन मी। सो पेइंग नहीं, हम संस्कार के रूप में बात करें, हम संस्कार के रूप में खुद रोल मॉडल बन के आपके सामने आए तो अपने आप हमारे बच्चे भी सुशिक्षित हो जाएंगे। और जिस नए सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, इसके लिए पेरेंट्स का, अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर वो खुद आइडियल सिटीजन और आइडियल रिलेशन ओरिएंटेड बन के हमारे बच्चों के सामने आए, और शिक्षक तो करने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो हमारे बच्चों के अंदर वो प्रभाव विकसित होगा जो हम चाहते हैं, आइडियली हम चाहते हैं कि हो। बिल्कुल। तो मैम ने काफी डीप बातें बोली हैं। अभी हमने पेरेंट्स के कंसर्न के बारे में बात की और लीडरशिप के बारे में भी मैम ने बात की है और बताया है कि कैसे इनका एक्सपीरियंस हेल्प कर रहा है स्कूल्स को। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। मैम, इंडिया में एक डाटा के मुताबिक 60% से ज्यादा बच्चे एंजाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं, बट अगर हम स्कूल्स में देखें तो हार्डली स्कूल्स में 10 से 12% स्कूलों में ही मेंटल काउंसलर है। तो आपको नहीं लगता कि आज के टाइम पे नीड है कि हम स्कूल में मेंटल काउंसलर हायर करें और वो बच्चों की हेल्प कर सके और साथ में स्कूल्स की भी हेल्प कर सके कि बच्चा उस चीजों से ना गुजरे? बिल्कुल सही सवाल है। इसको भी मुझे आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा लंबा जवाब देना चाहूंगी। अंत का जवाब पहले दूंगी, पहले सवाल का जवाब बाद में दूंगी। जहां तक आप नीड की बात कर रहे हैं कि स्कूल में बिहेवियरल काउंसलर हो, तो सीबीएसई का नॉर्म है कि कंपलसरी है स्कूल के अंदर बिहेवियरल काउंसलर का होना। ठीक है। और प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कंपलसरी है, सरकारी स्कूलों के लिए भी कंपलसरी है, और ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब हम आपके पहले सवाल पे आते हैं कि मेंटल स्ट्रेस है, समस्याएं हैं। तो जहां एक तरफ मैं कह रही हूँ कि हमें रेमेडी करनी है, प्रॉब्लम आ गई, अब रेमेडी करनी है, इसलिए बिहेवियरल काउंसलर का होना जरूरी है। लेकिन जड़ से खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना हो? तो इस पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी आपसे कि आने वाले समय में जब हम बात करते हैं कि बच्चे स्कूल में स्ट्रेस हो रहे हैं और हम उनके स्ट्रेस को कम करने की बात करते हैं, और मुझे याद आता है जब हम बच्चे थे तो ऐसा कोई सवाल, कोई स्ट्रेस, कोई बात नहीं आती थी। पिटाई भी होती थी, काम भी होता था, होमवर्क भी होता था, सब कुछ होता था। आज हम बैग को किलोग्राम्स में भी देखते हैं कि बैग बहुत भारी है, ये भी स्ट्रेस का कारण है। टीचर ने होमवर्क ज्यादा दे दिया, ये भी स्ट्रेस का कारण है। कम दे दिया तो वो भी स्ट्रेस का कारण है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को सारी चीजों को इनकॉम्पिटेंट होके चैलेंज करने के लिए कह रहे हैं कि राइट ओरिएंटेड बनो, ड्यूटीज पीछे रह जा रही हैं। एक कहानी सुनाने की इजाजत दो कि मुझे छोटी सी। बिल्कुल।
एक बच्चा होता है छोटा सा, ठीक। उससे आप रिलेट कर पाएंगे। हम्म। मदर बहुत अच्छे से ग्रूम कर रही है बेटे को, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, हमेशा सबकी मदद करो, कोई समस्या में हो तो उसका ध्यान रखो। तो ये बच्चा एक शेल ब्रेक होते हुए देखता है, अकेला है, छोटा बच्चा है, ठीक है। और जो भी इंसेक्ट उसमें से निकल रहा है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको बहुत दया आती है, मदर ने दया सिखाई है, दया आती है तो उस शेल को ब्रेक करने में उसकी मदद करता है कि वो शेल तोड़ देता है और वो इंसेक्ट उसमें से बाहर निकलता है, पंख फड़फड़ाता है, उड़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है, उड़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है, छटपटाता है, जमीन पे गिरता है, मर जाता है। तो बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसे पता था ये वैल्यू कि मर गया वो, तो मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने तो अच्छे के लिए किया था। वो मदर के पास जाता है, मम्मी मैंने तो ये ऐसे किया था पर ये ऐसे हो गया। तो उसकी मम्मी उसको पास बिठाती है और ये कहती है, बेटा ये जो स्ट्रगल इसका था ना, जो छटपटा रहा था, ये छटपटा नहीं रहा था, उस शेल को तोड़ने का स्ट्रगल था, प्रकृति का नियम था। उस रूप में इसकी जो मसल्स हैं, इसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा था, जिससे कि ये अपनी जिंदगी अपने पंखों से उड़ के गुजार सके। आपने उसकी शेल तोड़ दी, आपने अच्छा सोचा, आपने उसके लिए किया। कनेक्ट करूंगी, हम पेरेंट्स और हम शिक्षक भी अच्छा सोच रहे हैं बच्चों का स्ट्रगल कम हो, तो लेकिन क्या हुआ, उससे उसका स्ट्रगल कम हुआ तो उसकी ताकत नहीं बन पाई, उसकी मसल्स में ताकत नहीं बन पाई, वो छटपटाया, वो ताकत नहीं थी, वो पंख उड़ान नहीं ले पाए और वो छटपटाया और वो जीवन समाप्त हो गया। हम कहीं ना कहीं एक गुडविल के चलते अपने बच्चों के उस स्ट्रगल को कम कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, जो उनके पंखों की कल ताकत बनने वाला है। कल ये बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाएगा, तब आप नहीं जाओगे होमवर्क या बैग का वजन देखने। कल ये बच्चा कॉलेज से प्रोफेशन में जाएगा, तब तो आप बिल्कुल ही नहीं जा पाओगे, बच्चा ही आपको रोक देगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, डोंट कॉल माय बॉस। उस वक्त जब आपके बच्चे का टारगेट होगा कि ये टारगेट लेके आए या ये आउटकम लेके आए या ये आपको एक्स्ट्रा चैलेंज है जिसको आपको परफॉर्म करना है, फिर क्या करोगे? उस बच्चे की तो अपने मसल्स ही डेवलप नहीं होने दी, मेंटल मसल्स ही नहीं डेवलप हुई, उसके अंदर तो रॉबस्टनेस ही नहीं डेवलप हुआ। इसीलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि हम उनका स्ट्रेस उनको लड़ने ही नहीं दे रहे अपने स्ट्रेस से, कि हम ज्यादा पैम्परनेस कर दिखा रहे हैं, हम उनको दखल दे रहे हैं। शिक्षक क्वालिफाइड है बच्चे को कितना स्ट्रेस देना है उसके, अगर हम उसको स्ट्रेस शब्द ही दे दें तो उसको पता है इस बच्चे से क्या निकालना है, इसको कैसे निकलेगा, इसको कैसे ग्रूमिंग करनी है। लेकिन हम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, दोनों पेरेंट्स आजकल वर्किंग है और नहीं भी हैं, तो हम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो मैंने कष्ट उठाए मेरा बच्चा ना उठाए, जो मैंने सुख नहीं देखे वो मेरा बच्चा देखे। और मुझे कष्ट होता था बैग उठाने में, ये नहीं मैंने रियलाइज किया कि उस बैग उठा के और उस पढ़ाई को करके मैं कितना आगे निकल आया। लेकिन मेरा बच्चा आगे तो निकले, लेकिन आराम से निकले। एक सेइंग है, टफ टाइम प्रोड्यूस स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल प्रोड्यूस गुड टाइम, गुड टाइम प्रोड्यूस वीक पीपल, वीक पीपल क्रिएट टफ टाइम। अगर हम कमजोर डेवलप होंगे ना हमारे बच्चे आगे, तो ये अपनी जिंदगी भी नहीं स्ट्रांग कर पाएंगे और बाकियों की जिंदगी भी मुश्किल करेंगे। बिल्कुल। तो आज जरूरत है स्ट्रेस, इनको झेलने दीजिए, ये एक इम्यूनिटी डेवलप होगी, वैक्सीनेशन है ये, इनका हैंडल करना, ये स्ट्रांग बनेंगे। और जब ये स्ट्रांग बनेंगे तो वो स्ट्रेस नहीं, एक चैलेंज होगा इनके लिए भी और इनकी प्रगति के लिए भी। ये आगे बढ़ेंगे, इनको करने दो अपना क्षेत्र का, अपना कुरुक्षेत्र विजय नहीं करने दो, इनको रोको मत, ये शब्द इस्तेमाल करके कमजोर मत बनाओ। आने वाले समय में इनको किसी बिहेवियरल काउंसलर और किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, इन्हें अपने प्यार के रूप में बैसाखियां मत दो। बट मैम, जैसा आपने बोला कि ये जो चीजें हैं, जो स्ट्रेस है, ये इनको इनके डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो पहले का टाइम था, जो आज का टाइम है, उसमें काफी ज्यादा फर्क है इन टर्म्स ऑफ फूड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे के पास टाइम ही नहीं है खेलने का जी। हम बात करते हैं कि उस पे स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस का एक लेवल होता है, हम लेवल किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारा एग्जाम आ रहा होता है तो हमारे पास एक लेवल स्ट्रेस रहता है हमारी बॉडी में, जिसको हम नॉर्मल से जो थोड़ा सा ज्यादा इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। जब आप उस स्ट्रेस में होते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। आप एग्जाम से एक रात पहले जो भी पढ़ोगे वो रिटेन होते चले जाएगा, पर अगर आप वही चीज एक महीने पहले पढ़ोगे आप रिटेन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस उस लेवल पे नहीं था। बट जिस स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रेस ये है कि वो मेंटली प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं। मेंटल प्रेशर इन द सेंस कि
हम उनको, आज जो बच्चा है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉम्पिटिट कर रहा है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा अच्छे नंबर लेके आए, टीचर्स के ऊपर ये प्रेशर है कि बच्चे के अच्छे नंबर आने चाहिए ताकि स्कूल का रिजल्ट बन सके। तो उस रिजल्ट में पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कौन फंसता, वो फंसता बच्चा। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि मैम, कि जो स्ट्रेस जो बच्चों में बढ़ रहा है उसके लिए मैं पेरेंट्स और टीचर को दोनों को तो जिम्मेदार मानूं, क्योंकि बच्चे को हम जैसे मोल्ड करेंगे ना वो वैसे मोल्ड होता चले जाएगा। जैसे आपने बताया कि अगर हम उस पर प्रेशर करेंगे तो वो प्रेशर झेलते चले जाएगा, बट उस प्रेशर की भी एक लिमिट होती है ना। बिल्कुल लिमिट होती है, और इस लिमिट को हम सब समझते हैं। जहां तक आप कह रहे हो स्कूल का रिजल्ट बनेगा तो बच्चों का रिजल्ट भी बनेगा। पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे तो वो बच्चे का भविष्य बनेगा। हाँ। है ना। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सब लोग 100% लेके आए। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे बच्चे के अंदर जो बेस्ट करने की काबिलियत है वो बेस्ट उसको करने दें, उसको वहां ये कह के ना रोकें कि स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आप इसी समाज में चल रहे हो। जिस समाज में जो एक्सपेक्टेशन है वो आप पूरी करोगे, स्टेप 1 पे जाने की तो स्टेप 1 पे जाओगे, स्टेप 2 पे जाने की पूरी करोगे तो स्टेप 2 पे जाओगे। तो इसको बच्चे भी सुन सुन के उसको फॉलो करने लगे कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हाँ, एक चीज है, हम शिक्षक और पेरेंट्स बच्चों के साथ चलें, उनको समझते हुए चलें, और हम भी ये देखें कि अगर इसका कहीं थ्रेशोल्ड आ रहा है, बिना उसको बताए कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड आ रहा है, हम उसको मदद करें। और बहुत आपने सही कहा कि खेलकूद का एनवायरनमेंट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज से स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत मदद मिलती है। वो कारण क्या है, ये साइंटिफिक है। बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जाती है उतनी आपके अंदर रॉबस्टनेस आती है। इसीलिए आर्मी में दोपहर को एक गेम पीरियड होता है शाम के वक्त, जो पूरी ट्रूप्स स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे बैठ के जब आपके परिवार बहुत दूर होते हैं तो आप स्ट्रेस्ड होते हो, आपकी समस्याएं आपके पास होती हैं, हल आपके पास नहीं होता। लेकिन जब ट्रूप्स शाम को पसीने पसीने होके थक के घर आती है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ता है, तो आपकी मेंटल रॉबस्टनेस बढ़ती है। ठीक है, रूटीन चेंज हो गई, खाना चेंज हो गया, प्लेग्राउंड्स बंद हो गए, लेकिन बहुत तरीके हैं हम अपने आप को एक्टिवेट रख सकते हैं, एक्टिवेटेड रख सकते हैं, फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं। तो आई एम श्योर पेरेंट्स आजकल इस सब में योगदान भी देते हैं कि हमारे बच्चे किसी ना किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करें, कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो। इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को जो वो बेस्ट कर सकता है, अगर वो 60% में बेस्ट है 60 लाने दीजिए, वो जरूर कमाल करेगा। और यही बात मैं आपसे सुनना चाहता था एक्चुअली। बात ये है ना कि जो आपने बाद में भी बातें बोली कि हम उसको आज की सोसाइटी में हम कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चे का दूसरे के बच्चे से। जैसे आपने कहा कि उसको बेस्ट करने दो, उसका बेस्ट शायद 60 में हो, बिल्कुल किसी बच्चे का 70 में होता है। तो हम एक बच्चे का इंटेलेक्ट किसी दूसरे बच्चे के इंटेलेक्ट से मेजर नहीं कर सकते। कंपैरिजन बिल्कुल कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक चीज होती है एजुकेशन में मल्टीपल इंटेलिजेंस। किसी आदमी का कुछ लेवल है, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में कम अच्छे हो सकते हैं, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हो सकती हूँ, पढ़ाई में नहीं अच्छी हो सकती, कोई सिंगिंग में अच्छा हो सकता है। हर किसी की अलग अलग क्वालिटीज हैं, और सिर्फ उसको उसका बेस्ट करने दो। और एक चीज का सिर्फ ध्यान रखें कि हम उसके आत्मसम्मान को एकदम हाईएस्ट लेवल पे रखें। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको उसके बेस्ट तक ना पहुंचाएगी। यही बात मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा। मैम ने बात करी जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो ये साइकोलॉजी में होवर्ड गार्डनर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है जिसमें भी उसके स्किल्स हैं, चाहे वो म्यूजिक में चाहे स्पोर्ट्स में हो। और मैम मेन चीज जो मुझे लगता है, और आप तो स्कूल में इतने क्लोजली बच्चों को देख भी रहे हो, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस का कारण है वो ये नहीं है कि उसको पढ़ना है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस का कारण है वो क्या है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बच्चों पे। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी गलत नहीं है, पर जो गैप है ना अंडरस्टैंडिंग में, देखिए फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा सबसे पहले, बताएं उससे पहले कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये बड़ी एक्सट्रीम मैं लाइन कह रहा हूँ। मैं टीचर से ज्यादा पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम आजकल ये देख रहे हैं कि अगर मेरे साइड वाले बच्चे ने, किसी ने IIT में एडमिशन हो गया, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि भाई बच्चे की एप्टीट्यूड किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। ठीक है, वो बच्चे को प्रेशर कर रहा है कि तू भी M.Tech कर या B.Tech कर, कुछ भी कर, ठीक है, तेरे को भी उस लाइन में जाना है। तो सबसे ज्यादा कंट्राडिक्शन तो वहां है ना स्ट्रेस का। तो मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि हम बच्चों को ये ना बोल के
कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाओ, ये करो, हम उसको ये बोले जो आपको अच्छा लगे वो करो, वहाँ बेस्ट दो। बिल्कुल सही बात है, आई स्ट्रांगली अग्री टू इट। हम बच्चे का पोटेंशियल देखें, उसका एप्टीट्यूड देखें, उसका एटीट्यूड देखें और उसकी भी बात सुने। और बच्चों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मोल्ड कर सकते हो तो जरूर पेरेंट्स की बात सुनो, क्योंकि वो गलत नहीं चाहते आपके लिए। उनकी इच्छा यही है कि मेरा बच्चा बेस्ट करे, लेकिन वो शायद बेस्ट इसी रूप में देख पाते हैं कि इंजीनियरिंग करे या मेडिकल करे तो वही बेस्ट होगा। तो ये एक समझ का गैप कम करने की जरूरत है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में समझ का गैप कम करने का, कि आप बच्चे को समझे और बच्चा भी पेरेंट्स को समझे। अगर ब्लेम गेम रहेगा तो दोनों लूज करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब ये गैप खत्म हो जाएगा तो शायद पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट कर पाएंगे, और जो वो बेस्ट करता है बस बेस्ट एफर्ट्स कर ले, बेस्ट समय दे दे। समय डिवोट करना बहुत जरूरी है विद्यार्थी जीवन में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय, और डेडिकेटेड समय। अगर आपने कर लिया तो जो आपका बेस्ट होगा कोई ताकत नहीं आपको रोक पाएगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम, आपके स्कूल्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं, हमने बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं। हमारे काउंसलर्स भी हैं जो इनिशिएटिव लेते रहते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छी चीज की है जिसका नाम मैंने सारथी दिया है। सारथी, ओके। ये बच्चों का ही ग्रुप है, ये साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, और कुछ उन्होंने ऐसे लाइक माइंडेड बच्चे हर क्लास से पिकअप किए हैं। क्योंकि देखिए, एक बिहेवियरल काउंसलर है, बच्चों का एक डिस्टेंस रहेगा कि मैं मैम को बता दूंगा तो शायद सबको पता चल जाएगा, या ये प्रॉब्लम है मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगी। तो और दोस्त से हम सबसे ज्यादा अच्छे से बात कर लेते हैं, अपने साथी से सबसे अच्छे से बात कर लेते हैं, तो वो साथी ही क्यों ना सारथी हो जाए। बिल्कुल। तो ये एक ग्रुप है, हर क्लास के बच्चे हैं इसमें, और साइकोलॉजी के बच्चे लीड करते हैं। और जो बिहेवियरल काउंसलर्स हैं हमारी, वो थोड़े डिस्टेंस पे रह के इसको मॉनिटर करती हैं। अच्छा। उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर बहुत सीरियस कोई चीज होगा तो बच्चों से ही बात करके, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी लूज नहीं होनी चाहिए, हम टीचर को बताएंगे। अदरवाइज वो बच्चे उनकी समस्याएं सुनते हैं क्लास में, एक दूसरे से बात करते हैं और उसको समाधान देने की कोशिश करते हैं। वो क्या समाधान होता है वो अपने काउंसलर को बता देते हैं, जो मेरे तक पहुंच जाता है। और इसके चलते हमने बहुत सारे ऐसी चीजें कम कर ली हैं, बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज, बच्चों के और जो कंसर्न्स मॉडर्न जमाने के हैं, आप समझ सकते हैं, मैं यहाँ एनालिस्ट नहीं करना चाहूंगी। और जेंडर इश्यूज बहुत सारे हम इसको नेगोशिएट कर पाए हैं। ये मेरा 1 साल पुराना प्रोजेक्ट है। अच्छा। इस साल खत्म होने के साथ साथ ये 1 साल पूरा करेगा, और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे बच्चे बहुत स्मार्टली इसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। ये सारथी मेरे सबसे बड़ा आपने महाभारत से लिया हुआ? जी बिल्कुल, वो नाम तो वहीं से है। साथी और रथ से सारथी बनाया है हमने, कि मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन थोड़ा दिशा मैं भी दिखा दूंगा, इसलिए ये शब्द लिया गया। मैं एक चीज और जो बच्चों के सबसे मेन कंसर्न हो सकता है कि आज के टाइम पे मुझे लगता है कि जो मोबाइल फोन्स है ना, ये सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं एग्रेशन बढ़ाने में। जी। क्योंकि हम आज के टाइम पे अपने रियल लाइफ ना जी के रील लाइफ जी रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ले रही है, हर चीज हमारे हाथ में है। पहले हम टीवी देखते थे तो परिवार के साथ देखते थे, कुछ ऐसा आता था तो हम रिमोट से बदल देते थे, या बाहर चले जाते थे, या बड़े बाहर चले जाते थे। अब सब कुछ किसी के हाथ में है। कई बार पेरेंट्स सुरक्षा की दृष्टि से, कई बार पेरेंट्स प्रेशर के चलते हर बच्चे के पास में मोबाइल देते हैं, और है आजकल। बिल्कुल। और बच्चे स्कूल में भी लाते हैं जिनको हम जमा करवाते हैं। लेकिन जो आपने कहा ये बहुत 100% सही बात है, कि क्योंकि हर चीज उनके सामने है जो उनके लिए है या उनके लिए नहीं है। और कुछ चीजें उनको मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। जब मैं भावों और अभावों के बीच में, रस्साकशी के बीच में शिकार होता हूँ, तो उसमें मुझे तनाव होता है, और उससे, क्योंकि मैं उसको पा नहीं सकता, तो मेरे अंदर एग्रेशन आता है। और ये बहुत बड़ा कारण है। टेक्नोलॉजी को सपोर्ट के रूप में यूज करें, टेक्नोलॉजी को खुद ड्राइव करें। बिल्कुल। बच्चे भी और पेरेंट्स भी उसको डोंट गेट ड्रिवन बाय दैट थिंग विच इज देयर इन योर हैंड। नहीं तो आज वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आने वाले समय में आपको बहुत कष्ट मिल सकते हैं। आपका जीवन आपके हिसाब से नहीं हो सकता। बहुत संभाल के चलने की जरूरत है, और किसी के कहने से तो नहीं हो पाएगा। ये हर पेरेंट को और हर बच्चे को खुद ही समझना होगा। बिल्कुल। मैम ने बड़ी ही गहरी बात बोली है, और इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी, और बच्चों को भी समझना पड़ेगा इस बारे में। और हम उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी नहीं होती,
और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी नहीं होती। हमें एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा ताकि हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकें कि सब अवेयर हों। बिल्कुल। तो मैम ये तो हमने बात की सारी जो मेजर इश्यूज थे स्कूल से रिलेटेड। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर जाके। मैम जिस हिसाब से स्कूल का जो कैरिकुलम है वो रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता है रादर देन द प्रैक्टिकलिटी, और शायद यही वजह है कि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? बच्चों के पास डिग्रीज तो हैं जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करके और अपने कॉलेज वगैरह करके, बट उनके पास एसेंशियल स्किल्स नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमें इस तरह से मॉड्यूल करना पड़ेगा ताकि बच्चे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा ले सकें? और अभी हमने शायद एनईपी में बात भी की थी कि हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसको सस्टेन करने में और इसको बैलेंस करने में कितना टाइम लग जाएगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अभी बैलेंस हो जाएगा ये तो। अच्छा। क्योंकि एनालिसिस की हमें जरूरत है। आपने 3 बातें कही, आपने कहा रोट लर्निंग, बिल्कुल। आपने कहा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकलिटी, और फिर आपने कहा एम्प्लॉयबिलिटी। मैं तीनों पे अलग अलग प्रकाश डालूंगी और फिर इनको जोड़ के ये बताऊंगी कि अभी तुरंत हम इसको हैंडल कर सकते हैं और हर आदमी खुद को हैंडल कर सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन मैम की जरूर सुनना। रोट लर्निंग नहीं है, रोट लर्निंग बेस बिल्डिंग है। अगर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें तो ट्रायंगल है, पिरामिड है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस। ठीक है। सबसे बड़ा बेस नॉलेज का है जिसको हम रोट लर्निंग कह के हम नॉलेज ही नहीं लेंगे। आपको मैं एबीसी नहीं पढ़ाती तो आप कैसे आज लिख लेते? आप उसको कहें कि एबीसी तो पढ़ना जरूरी नहीं है, रोट लर्निंग है। तो ज्ञान को याद करने को और समझने को रोट लर्निंग ना कहें, पहली बात। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आएगी। जब ज्ञान आपके अंदर कुछ मेमोरी रहेगी तो अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, और अंडरस्टैंडिंग आएगी तो आप एनालाइज कर पाओगे तो आप क्रिएट कर पाओगे। दैट्स व्हाट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज। बिल्कुल। अब आते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बिल्कुल ठीक बात है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक्सपीरियंस विद्यालय दे रहे हैं। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम प्रैक्टिकलिटी पे जा रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम इंटर्नशिप्स की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान होना जरूरी है। अब मैं तीसरी बात पर आती हूँ, और जो चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो है, स्टार्ट हो गया है। पहले नहीं था, अब हो गया है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके चलते और ज्यादा हो गया है। ठीक है। अब तीसरी बात पर आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी का सवाल पहले भी था जब प्रैक्टिकलिटी की बात हम नहीं करते थे, और अब भी है। और उसका जवाब आपके सवाल में है स्किल्स। हमें 2 तरह के स्किल्स की जरूरत है। एक तो अपने एप्टीट्यूड के चलते, अपने एप्टीट्यूड से रिलेटेड स्किल्स की। अगर मैं इंजीनियर हूं तो मुझे हैंड्स ऑन काम आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उससे ज्यादा एटीट्यूड की और एटीट्यूड से रिलेटेड स्किल की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक रिसर्च हुई थी यूएस में, और आप गूगल भी कर सकते हैं, एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड की रिसर्च थी। ठीक है। जिसका पहले सर्वे था और उसका एनालिसिस था एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड रेशियो। यू विल बी सरप्राइज्ड, इट वाज 70:30%। ओके। और जब वो रिसर्च रिपीट हुई कुछ सालों बाद तो उसका रेशियो पता क्या आया? 75:25%। तो आपका एप्टीट्यूड 25% चाहिए, वो बाद में पता चलेगा आप आज कितने नंबर लेके आए हैं। जब मैं हायरिंग सीट पर बैठती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि इस बंदे के अंदर एडेप्टेबिलिटी कितनी है, स्किल्स कितने हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, हाउ मच दिस पर्सन कैन मेक अ डिफरेंस, हाउ मच दिस पर्सन कैन कंट्रीब्यूट। आपका सर्टिफिकेट, आपका मेडल गेट पास है कि आप अंदर इस इंटरव्यू तक आ पाए। बिल्कुल। उसके बाद आपका सिलेक्शन आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ स्किल जॉब्स हैं जिसमें एप्टीट्यूड भी उतना ही मैटर करता है, तो उसमें रेशो वेरी करेगी। लेकिन जनरली आपका जो एप्टीट्यूड है वो बाद में देखा जाता है जब आप परफॉर्म करते हो। आप कैसे परफॉर्म करते हो ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या करते हो उसके लिए तो आप हो ही। सो इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम एप्टीट्यूड के साथ साथ एटीट्यूड भी डेवलप करें। एटीट्यूड टू accept, attitude to respect, attitude to give what you want, and attitude to stand for the system and to make a difference. If you are able to do it, I think employability का तो struggle ही बात ही नहीं रहेगी। Probably you will have multiple offers, आप चुनेंगे आप कहाँ जाना चाहते हैं।
ठीक है, ये तो मैम आपने काफी कहते हैं ना वही, काफी डीपली चीजें आपने बताई हैं मैम। मुझे लगता है कि जैसे एट अ टाइम पे जो भी सिलेबस चल रहा है और जो भी जिस तरह का हमने मार्क्स बनाए हुए हैं कि अ, इतने इतने आने चाहिए और इस इतने इतने आपने परसेंटेज किया तो डिस्ट्रिक्शन है वगैरह है। मुझे लगता है इसके साथ साथ हमें इंटर्नशिप पे भी ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों के साथ, बिल्कुल करना कि चाहिए, ताकि वो प्रैक्टिकल ज्ञान भी ले सके। बिल्कुल करना तो चाहिए। इस क्रम में आपके स्कूल में कुछ ऐसे कोई प्रोग्राम चलते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, वी हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम ओके। जिसमें हमारे बच्चे कंपल्सरी इंटर्नशिप्स भी करते हैं और उसके ओवर एंड अबव वॉलंटियर इंटर्नशिप्स भी करते हैं और वो उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग में काम आता है। ठीक है, सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मैम। एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि जब हम फिनलैंड की बात करते हैं, वहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 साल का है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, तभी आप एलिजिबल होते हो। बट अगर हम इंडिया में बात करें तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जॉब लगने के बाद यहाँ पे, और वो मैक्सिमम 6 महीने चलता है गवर्नमेंट में। और मेरे को पब्लिक स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का तो मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम एसेंशियल स्किल क्वालिफिकेशन दी हुई है सीटेट की शायद, कि आपका सीटेट पास है, नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम अ टीचर। तो आपको ये नहीं लगता कि जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है इंडिया और अगर हम फिनलैंड का कंपैरिजन करें तो हमारे जो टीचर्स हैं वो इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हमारे टीचर्स ही ट्रेंड नहीं है अच्छे से तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे फिर? मैं इस सवाल के जवाब के साथ-साथ एक कुछ ऐड करूँगी। बिल्कुल। आप एन्जॉय करेंगे उसे सुनना। सबसे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि सीटेट तो एक एग्ज़ाम है, कंपल्सरी है, जिसको क्वालीफाई करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग 2 साल की होती है, जिसे बीएड कहते हैं, और इस जूनियर बच्चों के लिए जो डाइट वगैरह वो करवाता है। पर ये भी क्वालिफिकेशन में आ जाती है ना, बीएड और एमएड वगैरह। हाँ, तो ये टीचर ट्रेनिंग होती है। बीएड इज़ ट्रेनिंग। ओके। बीएड इज़ ट्रेनिंग, एमएड इज़ ट्रेनिंग। ओके। क्वालिफिकेशन अगर एक चीज होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक चीज होती है बेसिक क्वालिफिकेशन। तो आप ग्रेजुएट हैं और बीएड हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप ट्रेंड पीजीटी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली सीटेट करके आप लग जाते हैं और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। हाँ, इसके साथ साथ एक और है, सीबीएसई के हिसाब से अगर हम बात करें तो सीबीएसई 50 आवर्स एवरी ईयर, 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग की बात करता है, जिसमें 25 घंटे सीबीएसई ट्रेनिंग कंपल्सरी करता है जो सीबीएसई के द्वारा होंगी, और 25 घंटे आप बाहर से ले सकते हैं। तो एक ये बात हुई। दूसरा बात हुआ कि जो बीएड है और जो एमएड है ये भी ट्रेनिंग है। तीसरा बात ये है कि एक टीचर एप्टीट्यूड होता है जो बहुत जरूरी है, एटीट्यूड होने के साथ साथ, जो कि आप जब करियर ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ सिलेक्शन में होता है। नेक्स्ट बात ये है कि एनईपी के हिसाब से अब ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट बन गए, आपने कुछ और एग्जाम दिया और उसके बाद फिर आपने सोचा कि ये भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, आप टीचर बन जाते हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जो जैसे बीए एलएलबी होता है ऐसे बीए बीएड होगा, 4 साल का होगा, और 4 साल के बाद आप टीचर बनेंगे। अगर आपने ये 4 साल का नहीं किया, आने वाले समय में ये लागू होने वाला है, तो आप टीचर नहीं बन सकते। तो पहली बात। दूसरी बात, जहां तक फिनलैंड का सवाल है, फिनलैंड, आई रिस्पेक्ट दैट कंट्री, बहुत सुना है मैंने फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड एजुकेशन के बारे में, पर एक चीज कहना चाहूंगी, कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर भी जहां भारतीय एजुकेशनिस्ट बैठे हैं उसके कंपैरिजन में विदेशों के कितने एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, ऑफ दिस रिकॉर्ड आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। भारत के शिक्षक बहुत काबिल हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं विदेश में काम करके आई हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करके आई हूँ। आई वॉज एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंगापुर। आई वर्क फॉर 5 years इन मलेशिया। जितने डेडिकेटेड और जितने टैलेंटेड भारतीय शिक्षक हैं, बाकी सब भी हैं। ठीक है ठीक है, सार्केज्म था। ठीक है, तो मैम ये तो हमने काफी डिटेल में बात कर ली आज कि कैसे आप स्कूल संभाल रहे हो और पेरेंट्स के इशू क्या क्या होते हैं वो भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए। स्टूडेंट्स क्या क्या फेस करते हैं वो भी हमने काफी डिटेल में किए। अब एक क्वेश्चन में जो पूछना चाहूंगा उसके बाद हम फिर रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। मैम अब ये ना 10th के बोर्ड आने वाले हैं, 12th के भी बोर्ड आने वाले हैं, तो आप बच्चों को कोई सलाह देना चाहोगे कि कैसे वो अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं? और जो ये टाइम चल रहा है
इस टाइम पे अगर वो कुछ मेंटल स्ट्रेस या कुछ आ रहा हो, उससे कैसे डील कर सकते? ओके, तो ध्यान से सुनो। सारे साल आपने बहुत मेहनत करी। मेरे पास जब बच्चे बोर्ड क्लास में आते हैं तो मैं उनका सेशन लेती हूँ और पेरेंट्स का भी सेशन लेती हूँ और उनको कहती हूँ आई विल मेक योर लाइफ मिजरेबल दिस ईयर। पूरे साल जितना मेहनत करना है कर लिया। वो था वाइड एक्सटेंसिव स्टडी। अब टाइम आ गया है सिलेक्टिव इंटेंसिव स्टडी का। चिल, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं परीक्षा उत्सव। तो बच्चों, अब परीक्षा उत्सव मनाने का टाइम है। जो कर लिया वो आपके दिमाग में है और लास्ट मोमेंट पे जो आप बेस्ट कर सकते हो बिना परेशान हुए वो करो। ठीक से खाना खाओ, बीमार मत होना और थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, मेडिटेट कर लो। उसके अलावा परीक्षा उत्सव को एंजॉय करो। जब कुछ बन जाओगे तो याद करोगे कि मैंने ऐसे ऐसे परीक्षा दी थी। डू योर बेस्ट, एंजॉय द रेस्ट। ठीक है, मैम ने आपको दे दिया सलाह, तो मैम रैपिड फायर राउंड हो जाए फिर। डन, रेडी। तो मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी चीज है स्कूल में जो आपको पसंद नहीं? मुझे सब पसंद है स्कूल में। नहीं, फिर भी कोई एक ऐसी चीज होगा जो आप नहीं पसंद करते हो? देखिए, विद्यालय मेरा कर्मस्थल है। अच्छा। और मैं फौजी हूँ। मैं हर युद्ध क्षेत्र को के कर्मस्थल को विजय में परिवर्तित करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई चीज अच्छी भी नहीं लगती होगी, क्योंकि वो मेरा कर्मस्थल है, वो मेरी विजय का कारक है। और मैं हर जो चीज अच्छी लगती है या नहीं लगती उसको अपने आप के साथ में बैठ के परिवर्तन ला के उसको मैं अच्छी लगने में परिवर्तित कर देती। ठीक है, अगर आपको स्कूल लाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? बेस्ट टाइम। ओके, एक लाइफ लेसन जो स्कूल में आपने दिया हो और आप भी उसको फॉलो करते हो? Camaraderie. Your school life friends are the best friends ever for your life. और एक बुक जो आप रिकमेंड करना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए? जो किताब सामने आए उसे ही पढ़ लो। अच्छा। हर चीज, हर किताब कुछ ना कुछ ऐड करती है। किताबें सबसे अच्छा दोस्त होती हैं, आपके दोस्तों के साथ साथ। ठीक है, तो ये था आज का काफी पावर पैक्ड सेशन मैम के साथ। मैम ने हर उस एंगल पे बात की है जिस पे हर कोई बात करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब भी हम किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर से बात करते हैं फीस के बारे में, वो इग्नोर करते हैं इन चीजों को। पर मैम ने आज जो इस फीस हाइकिंग का जो आंसर दिया है उस बारे में आप जरूर सोचना। और मैम एक आर्मी बैकग्राउंड से भी आती हैं, तो मैं मैम से नेक्स्ट एपिसोड में मैम की आर्मी बैकग्राउंड की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा और उसमें हम जानेंगे कि कैसे गर्ल्स के लिए आर्मी बैकग्राउंड कैसे एक करियर ऑप्शन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत, और थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।